नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है। कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। फरार कैदियों में से एक कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जबकि दूसरा विचाराधीन कैदी में शामिल है। वही मामले की सूचना मिलते ही पहुंचे एसएसपी और डीएम ने फरार कैदियों की खोजबीन के लिए जिले भर में नाकाबंदी भी करा दी है। एसएसपी का कहना है कि जेल प्रशासन और पुलिस जल्द ही दोनों कैदियों को गिरफ्तार करेगी। दोस्त बंदी हैं। एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में दोस्त था। और दूसरा जो था वो एक राम कुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो लोगों ने निरीक्षण किया है, हमने कप्तान साहब ने। तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने। और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड्स वगैरह ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, और दोनों यहाँ से फरार थे। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो धारा संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कैदी फरार हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन की टीमें उनको खोजबीन में लगी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए विशाल, बीती रात जिला कारागार से 2 कैदी उस समय फरार हो गए जब जिला कारागार के अंदर रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था। उसका फायदा उठाकर कैदी जो है दीवार के सारे सीढ़ी लगाकर जो है यहाँ से फरार हो गए। हालांकि जो कैदी है उसकी तलाश को लेकर पुलिस लगातार जिले भर में चेकिंग अभियान कर चेकिंग चला रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि जो कैदी फरार हुए थे उनमें से एक कैदी जो है हत्या के मामले में जो है यहाँ पे कारावास काट रहा था, जबकि दूसरे कैदी का जो मामला था वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन था, जिस वजह से उसको जिला जेल के अंदर रखा गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी ने जो है पूरा संज्ञान लिया है, और एसएसपी के द्वारा यहाँ पे 10 टीमों का गठन किया गया है। एसआईटी जांच इसमें की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि कहीं न कहीं जो हत्या के मामले में जो कैदी जेल के अंदर बंद था वो काफी पुख्ता था, तो जिसको लेकर यहाँ पे 10 टीमों का गठन किया गया है और जल्द ही इन कैदियों को पकड़ने की बात पुलिस कह रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में कुछ समय बाद केदारनाथ उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जिस पर बीजेपी ने सियासी हमला बोला है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जो कि जनता से फीडबैक लेंगे और कोई जिताऊ उम्मीदवार तलाशेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र को जिम्मेदारी दी गई है। इसी को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उपचुनाव होना है, कांग्रेस केदारनाथ का उपचुनाव जीतने वाली नहीं है। देखिए, उपचुनाव निकट है और जल्दी होना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी प्रत्याशी उतारेगी। जो उनका इंटरनल मैटर है वो पर्यवेक्षक भेज रहे होंगे, उसके बाद खंगालेंगे कौन को जीत के नजदीक ले जा सकता है। जीतना तो उन्होंने है नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर वो भी अपनी एक्सरसाइज करेंगे। इधर केदारनाथ आपदा और यात्रा को लेकर विपक्ष अभी भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि भाजपा सरकार ने पूरी तरह से केदारनाथ की उपेक्षा की है, क्योंकि जब आपदा का समय था तब मंत्री और मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में प्रचार में व्यस्त थे और केदारनाथ यात्रा भी पूरी तरह ठप रही। उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो अनर्गल बयानबाजी कर रही है और वो कह रही है कि कांग्रेस की गलतफहमी उपचुनाव के बाद दूर हो जाएगी, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव और मंगलूर विधानसभा उपचुनाव में किसको गलतफहमी थी और किसकी गलतफहमी प्रदेश की सम्रांत जनता ने दूर की है, ये सबको पता है। और केदारनाथ क्षेत्र की जिस तरीके से लगातार भाजपा सरकार ने उपेक्षा की है, आपदा पीड़ितों के बीच आप जो है उस समय थे नहीं जब उनको आपके मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की जरूरत थी, तब तो आपके मंत्री और मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में भाजपा के प्रचार में व्यस्त थे। जनता अपने स्तर पर जो है आपदा से लड़ती रही। कांग्रेस का आरोप है कि केदारनाथ यात्रा में व्यापार आधे से ज्यादा बाहरी व्यक्तियों के हाथ में चले गया है, लेकिन सरकार ने उस ओर भी ध्यान नहीं दिया और सरकार की इसी गलतफहमी को केदारनाथ की जनता आने वाले चुनाव में दूर करेगी। जो व्यापार वहां का चौपट हुआ है स्थानीय व्यापारियों का, जो टेंट कॉलोनी केदारनाथ क्षेत्र में बनी है, उनमें बाहर के लोगों को आपने पूरी टेंट कॉलोनी आवृत की है। पूरे केदारनाथ रूट पे आप जाइए, स्थानीय व्यापारी कम और बाहर के व्यापारी आपको वहां पर ज्यादा मिलेंगे, जिससे स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है और तमाम दिक्कतें हैं क्षेत्र की। आप अब झूठी घोषणाएं उपचुनाव को देख करके कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बहकाव में नहीं आएगी और जनाक्रोश जो केदारनाथ की जनता का है वो आपको जो है इन उपचुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। बीजेपी ने तो कैबिनेट के 5 मंत्रियों को ही मैदान में उतार दिया। दरअसल दोनों पार्टियों के लिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव नाक की लड़ाई बन गई है। यही वजह है किसी भी हाल में दोनों पार्टियां उपचुनाव जीतना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तरकाशी में गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में बीआरओ की ओर से निर्माणाधीन नेलंगा वैली में सेतु का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। 2018 से निर्माणाधीन यह पुल देश की सेना और पर्यटकों के लिए विधिवत खोल दिया गया है। बता दें कि देश भर में बीआरओ ने अभी तक 55,000 सड़कें और पुल निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। वहीं विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास को गति मिली है। ये ब्रिज 65 मीटर लंबा है, ये ब्रिज है जिसकी लंबाई 65 मीटर है और ये हमारा सितंबर 2018 में शुरुआत हुई थी। यहाँ की भौगोलिक और परिस्थितियों को देखते हुए हमने केवल 6 महीने का जहाँ पे काम करने को मिलता है, हमने इसे सितंबर 2024 में काम किया। इससे हमारा जो नेलांग वाइब्रेंट विलेज है, वो जडांग वाइब्रेंट विलेज है, वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं काफ़ी बढ़ जा रही हैं। धन्यवाद। उद्घाटन में माननीय विधायक जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज की। इस 75 परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी ने सिक्किम से किया है। उत्तराखंड में खबर ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है। देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों के 500 से ज्यादा कैदी फरार बताए जा रहे हैं। अब इस खबर को लेकर जहां पुलिस अधिकारी सफाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष से लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड में पैरोल और अंतरिम जमानत पर जेलों से बाहर निकलने वाले कैदियों के मामले में जेल विभाग सख्त हुआ है। अब पुलिस भी इस मामले को लेकर हरकत में आ गई है। पुलिस अब ऐसे कैदियों की सूची बनाने जा रही है जो सभी प्रयासों के बाद अब तक न तो खुद जेल में सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं और न ही पुलिस की पकड़ में आए हैं। खास बात यह है कि पुलिस विभाग ऐसे कैदियों पर इनाम घोषित करने की भी तैयारी कर रहा है। प्रयास जो है पुलिस भी इसमें, जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं। ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। दरअसल कोरोना काल में जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने पर कोरोना काल के दौरान
800 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था, जिसमें कुछ कैदियों ने तो समय पूरा होने पर सरेंडर कर दिया, लेकिन जानकारी के मुताबिक 512 कैदियों ने समय खत्म होने के बाद भी सरेंडर नहीं किया है। जाहिर है कि यह आंकड़ा उत्तराखंड के लिए चिंता पैदा करने वाला है। इस स्थिति में ऐसे कैदियों को ढूंढना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। ऐसे लोग जो फरार हैं, जो कोरोना काल के बाद जो है जिन्होंने वापसी नहीं हुई है, इनको जल्द ही जो है पुलिस अरेस्ट करेगी। इन पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनके जो है वो रिवार्ड घोषित करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आईजी कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरने ने बताया, जिन कैदियों को नहीं पकड़ा जा सका है, ऐसे कैदियों पर जरूरत पड़ने पर इनाम घोषित किया जाएगा। ऐसे कैदियों को जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जेल विभाग की तरफ से इस मामले पर कैमरे के सामने कोई बात नहीं रखी जा रही थी, लेकिन अब पुलिस विभाग ने इस पर किए जा रहे प्रयासों को जाहिर किया है। लगातार ये विषय चर्चा में आ रहा है और सरकार भी लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था न बिगड़ने दी जाए और समय समय पर जो भी घटनाक्रम हुए हैं, हम लोगों ने उसमें अपराधियों को पकड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। ये हमारी सरकार की उपलब्धियों में से रहा है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है तो वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम होना बहुत आवश्यक है। एक सुरक्षित माहौल चाहिए होता है विकास को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे काम करने के लिए। तो प्रदेश के अंदर जो भी स्थिति है, इसको और बेहतर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है और पुलिस को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के ऐसे कैदियों पर अब इनाम घोषित किया जाएगा जो लाख प्रयासों के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इधर कैदियों के सरेंडर नहीं करने पर राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार और पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग इस मामले में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मौजूदा वक्त में अपराधियों के सामने पुलिस बेबस नजर आ रही है। जो घटना हुई है, चाहे वो हरिद्वार की जेल से भागने की घटना हुई हो या कोरोना काल के जिन लोगों को पैरोल पे भेजा था उनके वापस ना आने की घटना हो या कोई और घटना हो, तो इससे हमारी पुलिसिंग पर बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया है और ये चिंताजनक बात है। मैं समझता हूँ धामी जी को इसका जबरदस्त प्रतिकार करना चाहिए। जी सर, लापरवाही होगी तो सवाल तो उठेंगे ही। कोरोना काल में जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी होने पर छोटे छोटे आरोपों में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि पैरोल खत्म होने के बाद सारे कैदी लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और अब पुलिस कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बड़ा बदलाव किया था। सीएम तीरथ सिंह रावत को हटाकर पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरे को प्रदेश का नेतृत्व दे दिया था और उसका फायदा भी पार्टी को चुनाव में मिला। कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम किया और तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। आज भी चुनाव परिणाम पर सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि उत्तराखंड की तरह हरियाणा में पार्टी ने रणनीति बनाई और तीसरी बार जनता ने पार्टी पर विश्वास कर लिया। दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा से करीब 6 माह पहले प्रदेश के नेतृत्व में बदलाव किया गया था। सीएम तीरथ सिंह रावत को हटाकर पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरे को प्रदेश का नेतृत्व दे दिया। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतरकर यूसीसी लागू करने का दावा किया। इसके बाद पार्टी के खिलाफ बना रहे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात दी। पार्टी ने 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। चर्चा हो रही है कि उत्तराखंड की तरह हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर के बदले नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया और पार्टी चुनाव जीत गई। देखिए, ये पुरानी आदत है कांग्रेस की कि या तो जो अच्छा जैसे कहते हैं ना कि जो होता है उसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो ख़राब है, जो हमें लगता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है, उसे हम कहते हैं कि जी इसमें तो चीटिंग हुई थी गेम में। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं ना जो चीटर
होते हैं कई बार गेम में, तो उसी में से एक कांग्रेस है। मैं कहूँगी कि उन्हें जहाँ पर अभी वो कर्नाटका में जीते तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अभी वो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव के नतीजे आए उस पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन अगर हरियाणा में वो पहले से ही मान कर बैठे थे कि वो जीतने वाले हैं, तो उनको किसने कह दिया था कि वो जीत कर वहाँ आएंगे और वो मुख्यमंत्री वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस का ही बनने वाला है। तो आप ये सोचिए, ये तो उन्होंने खुद से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, वो अपने खुद से ही उन्होंने ये सोचा हुआ था, उनको किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने कोई जनता ने उनको बोला नहीं था कि हम किसको वोट देने वाले। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड की तरह की रणनीति बनाई या वजह कुछ और थी, ये अलग बात है, लेकिन चुनाव में सभी सियासी पंडितों की हवा निकल गई। एग्जिट पोलों के विपरीत हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली अब सरकार बनने वाली है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई थी और हरियाणा में चुनाव से बीच पार्टी में गुटबाजी की खबरें सामने आई, वहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी। हालांकि कांग्रेस हरियाणा की जीत पर भी सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी ने हरियाणा में एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बना करके हरियाणा का चुनाव जीता है। कि आप विद्वेष की राजनीतिक चतुराई कर सकते हैं, आप किसी एक सामाजिक समूह के खिलाफ भावना बना करके चुनाव को जीत सकते हैं, लेकिन जो आम भावना थी वो कांग्रेस की जीत की भावना थी और उस भावना को वो भावना लोगों के मन में आज भी है। और आज यदि कोई हरियाणा में जाए तो लोगों को ये लगेगा कि ये नतीजा क्या है, क्योंकि लोग वैसा चाहते नहीं थे जैसा हो। वहीं कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर चुटकी लेने में पीछे नहीं हट रही है। भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो अच्छा होता है उसे एक्सेप्ट करती है और जब नतीजे उसके फेवर में नहीं आते तो वह ठीक रहा ईवीएम पर बोलती है। दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव में मुख्यमंत्री की लड़ाई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस को हरियाणा में अपने खेमेबाजी से नुकसान हुआ है। दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी की वजह से हारी, न कि ईवीएम की वजह से। देखिए, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है और कहीं जहाँ तक कि हमने देखा कि हरियाणा में जो हुआ वो उनकी आपसी इतनी खेमेबाजी थी, इतनी लड़ाई थी, और मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ लोगों को इग्नोर करना, सुरजेवाला को इग्नोर करना, यहाँ पर जो दूसरी उनकी कैंडिडेट थी उनको इग्नोर करना, और हुड्डा जी अपना ही एक अलग वहाँ पर कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपसी जो उनकी मतभेद थे, उस खेमेबाजी थी, उसके कारण से उनकी पार्टी को नुकसान हुआ। उन्होंने ग्राउंड में जाने के बजाय कि फोकस करने के वोटर्स को, उनको ये लग रहा था कि हम कैसे ऊपर की चीज़ें मैनेज करें और मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके यहाँ लड़ाई वो थी। भारतीय जनता पार्टी में जो बात थी वो ये थी कि वोटर तक कैसे जाया जाए, कैसे महिला को, दलित को और जो हमारे जो बाकी वोटर्स हैं उनको हम अपनी तरफ किया जाए। तो फोकस दोनों पार्टीज़ का अलग था। उस फोकस के कारण आज भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी बहुमत में सरकार बना पाई है, और इसी खेमेबाजी के कारण आज कांग्रेस उससे बाहर है, न कि ईवीएम के कारण। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नेताओं का मनमुटाव और तालमेल न होना हार की एक बड़ी वजह है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा, हमारे बड़े नेताओं का आपस में तालमेल न होना पार्टी के लिए नुकसानदायक है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, यहां समन्वय समिति की 2 बार बैठकें की गई और कोशिश की गई सभी नेताओं को एक साथ लाकर मनमुटाव दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने खुद सारे वरिष्ठ नेताओं के आवास में जाकर बातचीत भी की, क्योंकि अब आगामी समय में तमाम चुनाव हैं। उन्होंने कहा, प्रयास यही है 2027 के विधानसभा चुनाव तक सभी को एकजुट करके मनभेद भुलाकर पार्टी के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से कुछ हद तक जो बात आप कह रहे हो वो उस पर निर्भर है। हरियाणा का चुनाव भी, हमारे बड़े नेताओं का आपसी तालमेल न होना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। जहाँ तक आपने उत्तराखंड का सवाल किया है, तो उत्तराखंड में प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा हमने समन्वय समिति की 2 बार बैठक की है, कोशिश की है कि सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं को साथ बिठाकर बातचीत करने का, आपसी मनमुटाव समाप्त करने का प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष जी के स्तर से भी हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी ने सारे वरिष्ठ नेताओं से
उनके आवास में जाकर मुलाकात भी की है, क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव है, पंचायत हैं, उसके बाद कोऑपरेटिव है, उसके बाद अन्य चुनाव भी हैं और हमारे सामने इस समय नगर निकाय और केदारनाथ की बड़ी चुनौती है और उस दिशा में हम तैयारी कर रहे हैं। केदारनाथ में हमने ब्लॉक के जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी है और जो हमारे मंडलम के प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी है। जिला कांग्रेस कमेटी ने कल ही मेरे पास उसका प्रस्ताव भेजा है और जल्दी ही वहाँ के लिए हम पर्यवेक्षकों की घोषणा भी कर देंगे। प्रयास ये है कि 2027 किसी भी तरीके से पार्टी को एकजुट रखकर सब लोगों को आपसी मनभेद भुलाकर पार्टी को मजबूती के लिए सबको काम करना है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के चुनाव के बाद सारे लोग सबक जरूर लेंगे। उत्तराखंड की बात करें या हरियाणा चुनाव की, भाजपा ने अपनी रणनीति के जरिए जीत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस की हार का कारण बड़े नेताओं में तालमेल न होना बताया गया। देखना यही होगा कि आगामी चुनाव में अब हरियाणा से सबक लेकर कांग्रेस किस रणनीति से जीत हासिल करती है, क्योंकि यहाँ कुछ समय बाद केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।